देखिए, जब भी हम इंडियन सिनेमा की बात करते हैं, खासकर बॉलीवुड की, तो हमें इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट के रूप में नहीं देखना चाहिए। इंडियन सिनेमा हमेशा से सिर्फ गाने, डायलॉग और स्टार्स तक लिमिटेड नहीं रहा है। ये एक बहुत बड़ा माइंड शेपिंग टूल रहा है, जिसने सालों तक लोगों की सोच, उनकी परसेप्शन और उनके वर्ल्ड व्यू को धीरे धीरे प्रभावित किया है। शुरुआत में फिल्मों का मकसद सीधा था, एंटरटेन करना, लोगों को थोड़ी देर के लिए उनकी रियल लाइफ की प्रॉब्लम से दूर ले जाना। लेकिन जैसे जैसे सिनेमा पॉपुलर होता गया, वैसे वैसे ये एक आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म भी बनता चला गया। और यही वो पॉइंट है जहां से चीजें इंटरेस्टिंग भी हो जाती है और कॉम्प्लिकेटेड भी। इंडियन सिनेमा ने हिस्टोरिकली बहुत कुछ झेला है। पॉलिटिकल प्रेशर, सेंसरशिप, इंटरनेशनल इमेज का डर और सबसे बड़ा, एक खास तरह की इंटेलेक्चुअल एलिट सोच। लंबे समय तक ये मान लिया गया कि जो भी अर्बन, वेस्टर्न अप्रूव्ड और ग्लोबली एक्सेप्टेबल है, वही सही है, और जो उससे अलग है वो या तो बैकवर्ड है या फिर प्रॉब्लमेटिक। यही सोच धीरे धीरे फिल्मों में उतरने लगी। फिल्म मेकर्स, राइटर्स और क्रिटिक्स सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाने लगे जहां कुछ नैरेटिव्स को नॉर्मल और कुछ को एक्सट्रीम मान लिया गया। ऑडियंस को यह एहसास ही नहीं हुआ कि उनके सामने जो दिखाया जा रहा है वो सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, बल्कि एक फिल्टर्ड वर्जन ऑफ रियलिटी है। अगर आप पुराने बॉलीवुड की टेररिज्म या नेशनल सिक्योरिटी बेस्ड फिल्में ध्यान से देखें, तो एक पैटर्न बहुत क्लियर दिखाई देगा। आतंकी कैरेक्टर अक्सर आइडियोलॉजी से नहीं, बल्कि हालात से पैदा हुआ दिखाया जाता है। उसे सिस्टम ने धकेला, समाज ने गलत समझा, पुलिस ने परेशान किया, और इसलिए वो गलत रास्ते पर चला गया। सुनने में ये बहुत ह्यूमन लगता है, बहुत इमोशन लगता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब यही नैरेटिव बार बार अलग अलग फिल्मों में अलग अलग चेहरों के साथ दोहराया जाता है। धीरे धीरे ऑडियंस के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि आतंकवाद किसी सोच का रिजल्ट नहीं, बल्कि सिस्टम की गलती है। यही से वो डायलॉग्स आते हैं जो सुनने में बहुत डीप लगते हैं, जैसे लोग आतंकी बनते नहीं हैं, बना दिए जाते हैं। ये लाइन एक बार सुनने में सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन जब यही लाइन एक अनऑफिशियल थ्योरी बन जाए, तब सवाल उठना जरूरी हो जाता है। अब इस पूरे सिनेमा माइंडसेट को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ता है। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया एक नई पहचान ढूंढ रहा था। उस वक्त लीडरशिप का फोकस डेवलपमेंट पर था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, साइंटिफिक टेम्परामेंट, मॉडर्न स्टेट, ये सब जरूरी भी था। लेकिन यही एक बड़ी मिसिंग चीज रह गई। ये मान लिया गया कि हिस्ट्री, सिविलाइजेशन और कल्चरल प्राइड सेकेंडरी चीजें हैं। ये सोचा गया कि अगर लोग अपनी हिस्ट्री और आइडेंटिटी पर ज्यादा फोकस करेंगे तो शायद वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि इंसान एक साथ दो चीजें कर सकता है। आप डेवलप भी कर सकते हैं और अपनी जड़ों से जुड़े भी रह सकते हैं, लेकिन इस बैलेंस को कभी सीरियसली अपनाया नहीं गया। और यही सोच आगे चलकर एजुकेशन सिस्टम और फिर सिनेमा तक पहुंच गई। जो जनरेशन इस एजुकेशन सिस्टम से निकली, वही आगे चलकर फिल्म मेकर्स बनी। उन्होंने वही हिस्ट्री पढ़ी थी, वही नैरेटिव सुने थे, वही वर्जन ऑफ इंडिया देखा था। तो जब उन्होंने फिल्में बनाई, तो अनकॉन्शियसली वही सोच स्क्रीन पर उतर आई। इंडियन ट्रेडिशन, धार्मिक सिंबल्स और लोकल कल्चर को अक्सर फिल्मों में या तो कार्टूनिश दिखाया गया या फिर सैटायर का टारगेट बनाया गया। इसे प्रोग्रेसिव सिनेमा कहा गया। वही कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जिन पर बहुत संभल कर बात की जाती थी। धीरे धीरे एक ऐसा माहौल बन गया जहां हिंदू धार्मिक प्रैक्टिसेस पर जोक्स, पैरडी और ओपन सैटायर को नॉर्मल माना गया। इसे ब्रेव फिल्म मेकिंग का टैग दिया गया। लेकिन जब बाकी धर्मों की बात आती थी, तो बैलेंस के नाम पर बस एक दो लाइनें डाल दी जाती थी। ऑडियंस ने शुरू में इसे भी एक्सेप्ट किया, क्योंकि लंबे समय तक उन्हें यही सिखाया गया था कि सवाल पूछना प्रोग्रेस है और आहत होना रिग्रेसिव माइंडसेट। लेकिन हर सवाल न्यूट्रल नहीं होता और हर साइलेंस मैच्योरिटी नहीं होती। यहीं से इंडियन सिनेमा और इंडियन ऑडियंस के बीच एक साइलेंट टेंशन पैदा होना शुरू हुई। ऑडियंस सब देख रही थी, सब समझ रही थी, लेकिन बोल नहीं रही थी। शायद इसलिए क्योंकि उन्हें भी यही सिखाया गया था कि अच्छा इंसान वही है जो चुप रहे। लेकिन ये साइलेंस हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था, और यही साइलेंस आगे चलकर बहुत बड़ा ब्रेकिंग पॉइंट बनने वाला था। हमने ये समझा कि इंडियन सिनेमा का माइंडसेट कहां से आया और कैसे एक खास सोच
धीरे धीरे फिल्मों का हिस्सा बनती चली गई। पार्ट 2 में हम इसी सोच के प्रैक्टिकल रिजल्ट्स देखेंगे, यानी वो फिल्मी पैटर्न्स जो सालों तक रिपीट होते रहे और जिनसे एस्टैब्लिशमेंट बॉलीवुड की पहचान बनी। जब हम एस्टैब्लिशमेंट बॉलीवुड बोलते हैं तो इसका मतलब सिर्फ बड़े बैनर्स या बड़े स्टार्स नहीं होता। इसका मतलब होता है एक ऐसा क्लोज्ड सर्कल जहां फिल्म मेकर्स, क्रिटिक्स, अवार्ड शोज और मीडिया एक दूसरे को वैलिडेट करते हैं। वही लोग डिसाइड करते हैं कि क्या प्रोग्रेसिव है, क्या आर्ट है और क्या प्रॉब्लमेटिक। इस सर्कल की सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि ये मेनस्ट्रीम इंडिया से काफी हद तक कट ऑफ रहा है। इनके लिए इंडिया का मतलब कुछ पॉश अर्बन एरियाज, साउथ मुंबई के कैफे और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स तक सीमित हो गया। बाकी देश, उसकी सोच, उसकी सेंसिटिविटीज, ये सब इनके लिए सेकेंडरी थी। अब इसका असर फिल्मों में साफ दिखने लगा। जैसे ही कोई फिल्म रिलीजियस, कल्चरल या नेशनल आइडेंटिटी से जुड़ा टॉपिक छूती थी तो उसे बहुत केयरफुल फ्रेमिंग में दिखाया जाता था। अक्सर उस फ्रेमिंग में एक अंडरलाइन मैसेज होता था कि ये सब चीजें प्रॉब्लमेटिक हैं और इन्हें रिफॉर्म करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा ये पैटर्न टेररिज्म और कम्युनल वायलेंस पर बनी फिल्मों में दिखा। चाहे दंगे हो, कश्मीर हो या इंटरनेशनल टेरर प्लॉट्स, कहानी का एंड रिजल्ट लगभग एक जैसा रहता था। मुस्लिम कैरेक्टर को एक परमानेंट विक्टिम की तरह दिखाया जाता था और हिंदू कैरेक्टर या तो मॉब का हिस्सा होता था या सिस्टम का फेस। कई फिल्मों में ये बात ओपनली नहीं कही जाती थी, लेकिन इम्प्लाइड मैसेज बहुत क्लियर होता था। असल में बुराई सिस्टम में है, आइडियोलॉजी में नहीं। ये लाइन इतनी बार अलग अलग कहानियों में फिट की गई कि ये लगभग एक डिफॉल्ट सेटिंग बन गई। फिर आती है वो फिल्में जो खुद को बहुत ब्रेव और बोल्ड बताती है, जिनमें रिलीजन पर सवाल पूछे जाते हैं। सवाल पूछना गलत नहीं है, लेकिन सवाल किस टोन में पूछा जा रहा है ये जरूरी है। कुछ फिल्मों में हिंदू धार्मिक सिंबल्स को ओपनली कार्टूनिश दिखाया गया, उन पर जोक्स बनाए गए और उसे सैटायर कहकर डिफेंड किया गया। वही अगर आप नोटिस करें तो बाकी धर्मों पर वही लेवल का सैटायर शायद ही कभी देखने को मिलता है। अगर मिलता भी है तो बहुत सॉफ्ट, बहुत सेफ और बहुत लिमिटेड फॉर्म में, बस ताकि ये बोला जा सके कि हम तो सब पर मजाक करते हैं। इसी तरह दंगों पर बनी फिल्मों में भी फ्रेमिंग लगभग फिक्स रही। हिंदू मॉब को अग्रेसर दिखाया गया, स्टेट मशीनरी को या तो इनकम्पीटेंट या क्रूर और मुस्लिम कैरेक्टर को इनोसेंट विक्टिम। ग्राउंड रियलिटी कितनी भी कॉम्प्लेक्स क्यों न हो, फिल्म की लैंग्वेज बहुत सिंप्लीफाइड रहती थी। कुछ फिल्में एंटी करप्शन के नाम पर भी आई, जिन्हें ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया। ऊपर से देखने पर यह सिस्टम के खिलाफ लगती थी, लेकिन उनके अंदर एक और लेयर चलती थी। उस लेयर में एक खास तरह के नेशनलिज्म को सटल तरीके से विलनाइज किया जाता था। कैरेक्टर आर्क ऐसा रखा जाता था कि जो कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा नेशनलिस्ट या ट्रेडिशनल है, वो या तो विलन होता है या फिर उसे रियलाइजेशन के बाद बदलना पड़ता है। उसकी रिडेम्पशन तभी होती है जब वो अपनी पुरानी आइडियोलॉजी छोड़ देता है और फिल्म के वर्जन ऑफ सेकुलरिज्म को एक्सेप्ट करता है। फिर आती है इंटरनेशनल सेटिंग वाली फिल्में। यहाँ पर प्रोफाइलिंग जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स को दिखाया गया। प्रोफाइलिंग गलत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिल्मों में इसे इस तरह दिखाया गया कि किसी भी तरह का सवाल पूछना या ऑब्जर्वेशन करना भी इस्लामोफोबिया बना दिया गया। अगर आपने ये पूछा कि कुछ पैटर्न्स बार बार क्यों दिखते हैं, तो आपको फिल्म ही जवाब दे देती है, असल मुस्लिम ऐसा नहीं होता। ये एक बहुत पावरफुल लाइन है, क्योंकि ये हर क्रिटिकल डिस्कशन को वही खत्म कर देती है। अब इस पूरे पैटर्न का एक और इंटरेस्टिंग पहलू है पाकिस्तान और इंटरनेशनल रिलेशंस। कई फिल्मों में पाकिस्तान को पूरी तरह विलन दिखाने से बचा गया। नैरेटिव यही रहता था कि लोग अच्छे हैं, बस कुछ बुरे जनरल्स या सिस्टम प्रॉब्लम है। ये फ्रेमिंग यूं ही नहीं थी, इसके पीछे इंटरनेशनल मार्केट्स, गल्फ कंट्रीज और क्रॉस बॉर्डर अपील का फैक्टर भी था। फिल्मों को वहां चलना था, पैसे कमाने थे और पीसफुल दिखना था। लेकिन जैसे जैसे ये सब रिपीट होता गया, ऑडियंस को लगने लगा कि उन्हें एक ही स्टोरी अलग अलग पैकेज में बेची जा रही है। नए कैरेक्टर्स, नए एक्टर, लेकिन वही मैसेज। और यहीं से ऑडियंस के अंदर सवाल उठने लगे। सवाल सिर्फ फिल्मों के बारे में नहीं थे, बल्कि इस पूरे इकोसिस्टम के बारे में थे कि क्या ये लोग वाकई हमारी कहानियां दिखा रहे हैं या हमें ही समझा रहे हैं कि हमें क्या सोचना चाहिए। यहीं पर एस्टैब्लिशमेंट बॉलीवुड
और ऑडियंस के बीच का भरोसा धीरे धीरे टूटना शुरू हुआ। पिछले कई सालों तक एक अजीब सी सिचुएशन बनी रही। ऑडियंस देख रही थी, समझ रही थी, लेकिन खुलकर रिएक्ट नहीं कर रही थी। हर बार जब किसी फिल्म के नैरेटिव पर सवाल उठता तो उसे ओवर सेंसिटिविटी या नफरत से जोड़ दिया जाता था। धीरे धीरे लोगों ने बोलना ही बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें यह समझा दिया गया था कि चुप रहना ही मैच्योरिटी है। लेकिन यह साइलेंस हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। सोशल मीडिया के आने के बाद पहली बार ऑडियंस के पास डायरेक्ट आवाज आई। अब उन्हें किसी अखबार, क्रिटिक या अवार्ड शो की जरूरत नहीं थी अपनी राय रखने के लिए। लोग खुद बोलने लगे, खुद लिखने लगे और खुद एनालाइज करने लगे। यहीं से एस्टैब्लिशमेंट बॉलीवुड को पहला झटका लगा। उन्हें लगा कि ये बस कुछ लाउड वॉइसेस हैं, ये ट्रेंड अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बॉयकॉट जैसा शब्द, जिसे पहले मजाक में लिया जाता था, धीरे धीरे एक डिस्कशन बन गया। लोग पहली बार ये कह रहे थे कि अगर हमारी सोच, हमारी सेंसिबिलिटी और हमारी बात का सम्मान नहीं है तो हम पैसा क्यों खर्च करें। ये बात एस्टैब्लिशमेंट को बहुत चुभी, क्योंकि पहली बार ऑडियंस ने सिर्फ फिल्म को नहीं, पूरे सिस्टम को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया था। और उसका जवाब देने के बजाय उन्हें और ज्यादा नीचा दिखाया गया। ऑडियंस को ट्रोल, अनपढ़, कट्टर और इंटॉलरेंट कहा गया। यहीं पर दूरी और बढ़ गई। जो लोग सालों से फिल्मों को बिना सवाल किए देख रहे थे, अब वही लोग खुलकर कहने लगे कि उन्हें वही पुराना मैसेज, वही लेक्चर और वही नैरेटिव अब नहीं चाहिए। इसी दौरान एक और बड़ा बदलाव हो रहा था, जिसे शुरुआत में बहुत कम लोगों ने सीरियसली लिया। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री धीरे धीरे पूरे देश में अपनी जगह बना रही थी। शुरुआत में इसे सिर्फ एक फेज माना गया, लेकिन जल्दी ही ये साफ हो गया कि ये फेज नहीं, एक शिफ्ट है। साउथ की फिल्मों में सबसे बड़ा फर्क ये था कि वो ऑडियंस को एक्सप्लेन नहीं कर रही थी, वो स्टोरी सुना रही थी, बिना शर्म, बिना माफी और बिना किसी इंटरनेशनल अप्रूवल की चिंता किए। वहां नेशनलिज्म को गिल्ट की तरह नहीं दिखाया गया, वहां ट्रेडिशन और कल्चर को मजाक नहीं बनाया गया। ऑडियंस ने इस फर्क को तुरंत महसूस किया। उन्हें पहली बार ऐसा लगा कि कोई फिल्म उन्हें नीचा नहीं दिखा रही, उन्हें लेक्चर नहीं दे रही, बल्कि उन्हें शामिल कर रही है, स्टोरी का हिस्सा बना रही है। जैसे जैसे ये फिल्में हिट होती गई, बॉलीवुड के लिए ये इग्नोर करना मुश्किल हो गया, क्योंकि अब ऑडियंस के पास ऑप्शन था। पहले अगर आपको फिल्म देखनी थी तो बॉलीवुड ही एकमात्र रास्ता था। अब ऐसा नहीं रहा। यहीं से एस्टैब्लिशमेंट बॉलीवुड की सबसे बड़ी परेशानी शुरू हुई, क्योंकि उनका कंट्रोल धीरे धीरे कम हो रहा था। उनकी बनाई हुई इमेज, उनके सेट किए हुए स्टैंडर्ड्स और उनके चुने हुए नैरेटिव्स अब अकेले नहीं रहे। और जब कंट्रोल जाता है तो घबराहट आती है। यही वजह है कि ऑडियंस के रिएक्शन को समझने के बजाय उसे डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई। कहा गया कि लोग नफरत से फिल्में जज कर रहे हैं। कहा गया कि बॉयकॉट एक ट्रेंड है, कोई रियलिटी नहीं। लेकिन बॉक्स ऑफिस नंबर्स कुछ और ही कहानी कह रहे थे। जिन फिल्मों ने ऑडियंस को रिस्पेक्ट दी, वो चली। जिन फिल्मों ने वही पुराना लेक्चर मोड अपनाया, वो नहीं चली। ये सिर्फ फिल्मों की हार जीत की बात नहीं थी, ये भरोसे की बात थी। ऑडियंस अब ये साफ कह रही थी कि उन्हें वो स्टोरी चाहिए जो उनकी जड़ों से जुड़ी हो, जो उन्हें कमतर महसूस न कराए और जो उनकी पहचान को प्रॉब्लम की तरह न दिखाए। यहीं से इंडियन सिनेमा एक नए मोड़ पर खड़ा हो गया। एक ऐसा मोड़ जहां फैसला अब कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में नहीं रहा, बल्कि उन लाखों लोगों के हाथ में आ गया जो टिकट खरीदते हैं, स्क्रीन के सामने बैठते हैं और कहानी से जुड़ते हैं। अब जो बदलाव दिख रहा है वो सिर्फ कुछ फिल्मों की सक्सेस तक सीमित नहीं है। ये एक डीपर शिफ्ट है जो इंडियन सिनेमा की दिशा को धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर बदल रहा है। लंबे समय तक सिनेमा एक ऐसा टूल बना रहा जो ऑडियंस को ही आईना दिखाने के नाम पर जज करता रहा, लेकिन अब वही ऑडियंस सिनेमा से सवाल पूछ रही है। नए फिल्म मेकर्स का सबसे बड़ा फर्क यही है कि वो ऑडियंस को सुधारने नहीं आए हैं, वो अपनी कहानी सुनाने आए हैं। उन्हें ये डर नहीं है कि उनकी फिल्म किसी इंटरनेशनल क्रिटिक को कैसी लगेगी या किसी फेस्टिवल में बैठे जूरी मेंबर्स क्या सोचेंगे। उनका फोकस सीधा है, स्टोरी और ऑडियंस। इन फिल्मों में एक बात कॉमन है, ये खुद को एक्सप्लेन नहीं करती, ये माफी नहीं मांगती, ये नेशनलिज्म को छुपाती नहीं है और ना ही उसे एग्रेसिव साबित करने की कोशिश करती है।
ये बस उसे नॉर्मल मानकर चलती है, जैसे किसी इंसान के लिए अपने घर से प्यार करना नॉर्मल होता है। यहीं पर इंडियन सिनेमा पहली बार एक सॉफ्ट पावर टूल की तरह उभरता दिख रहा है। पहले यही सिनेमा जानबूझकर या अनजाने में इंडिया को उसकी ही ऑडियंस के सामने नेगेटिव लेंस से दिखाता था। अब वही माध्यम इंडिया की कहानी उसकी शर्तों पर दुनिया तक पहुंचाने लगा है। ये बदलाव इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आप अपनी कहानी खुद नहीं बताएंगे तो कोई और बताएगा, और अपने हिसाब से बताएगा। सालों तक दुनिया ने इंडिया को स्लम, गरीबी, करप्शन और कन्फ्लिक्ट के फ्रेम में देखा। उस इमेज को बार बार वैलिडेट करने में इंडियन सिनेमा ने भी कहीं ना कहीं रोल निभाया। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। अब स्टोरीज में इंडियन कॉन्फिडेंस दिखता है। अब कैरेक्टर्स खुद से शर्मिंदा नहीं होते कि वो कहां से आए हैं। उनकी जड़ें बोझ नहीं है, बल्कि ताकत है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर नई फिल्म परफेक्ट है या हर स्टोरी मास्टरपीस है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब ईमानदारी दिखती है। अब फिल्म मेकर और ऑडियंस के बीच वो ट्रस्ट वापस बनता दिख रहा है जो लंबे समय तक गायब रहा था। और यही ट्रस्ट सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जब ऑडियंस को लगता है कि कहानी उनकी बात समझती है, तब वो छोटी कमियों को भी माफ कर देती है। लेकिन जब उसे लगता है कि कहानी उसे नीचा दिखा रही है, तब बड़ी बड़ी स्टार कास्ट भी फिल्म को नहीं बचा पाती। आने वाले समय में इंडियन सिनेमा के सामने सबसे बड़ा मौका और सबसे बड़ी जिम्मेदारी दोनों है। मौका ये कि वो ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान खुद डिफाइन करे, और जिम्मेदारी ये कि वो उसी ऑडियंस के प्रति ईमानदार रहे जिसने उसे यहां तक पहुंचाया है। ये नया दौर सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से नहीं मापा जाएगा। ये इस बात से मापा जाएगा कि कितनी स्टोरीज ऐसी आई जिन्होंने लोगों को कनेक्ट कराया, गर्व कराया और सोचने पर मजबूर किया, बिना उन्हें जज किए। इंडियन सिनेमा अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां वो तय करेगा कि उसे आगे किस रास्ते पर जाना है। वही पुराना सेफ रास्ता जहां सब कुछ प्रेडिक्टेबल है, या फिर वो नया रास्ता जहां रिस्क है लेकिन सच्चाई भी है। और अगर हाल के सालों का ट्रेंड कुछ बताता है तो वो यही है कि ऑडियंस अब उस सच्चाई को चुन रही है। वो कहानी जो उसकी है, उसकी भाषा में है और उसके नजरिए से कही गई है। शायद पहली बार इंडियन सिनेमा सच में इंडियन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आपको लगता है कि ऐसी स्टोरीज और ऐसे डिस्कशन जरूरी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये कन्वर्सेशंस है, और ये तभी आगे बढ़ेंगी जब आप उनका हिस्सा बनेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट्स में लिखिए और इसे उन लोगों तक शेयर कीजिए जो सच में ऐसी बातें सुनना चाहते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए।